अब आपके आने से पिछले 5 साल से जो सोच रहे होंगे कि हमें टिकट मिलेगा, उनके टिकट कट गए, तो कितने संतुष्ट हैं आप अभी तक के अपने राजनीतिक सफर से? क्योंकि ये लाल ढांग चिलर खाल का जो आप विषय रख रहे हैं, ये उस सरकार में मैंने करा दिया था। आप क्या कहेंगे, ये जो बीजेपी, कांग्रेस और अब फिर बीजेपी में आप आए हैं, इस बारे में? लालपुर घराट वाली रोड जब बनाई तो मेरे खिलाफ आंदोलन हो गया। कहीं ना कहीं विभागों का कोऑर्डिनेशन में कमजोरी दिखाई देती है। तो ये जितनी सड़कें थी, बालासोर, देवी रोड, यहाँ से मथुरा वेडिंग पॉइंट से ऊपर घराट तक, उधर मानपुर वाली रोड, ये सारी रोडें मैंने चौड़ी की। आप ऐसी कोई 5 योजनाएं बताएं जिससे हमें लगे कि कोटद्वार जो है अब एक बिल्कुल नया रूपांतर हुआ है कोटद्वार का। इतना पैसा आया कोटद्वार में कहीं दिखाई नहीं पड़ा, तो सारी की सारी गलती उनकी है। तो अब तो आपने दोनों पार्टी देख ली, कहाँ मजा आया ज़्यादा काम करने में? कौन सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं आप इस समय? वो कांग्रेस की मेयर थी और हम बीजेपी के लोग हैं। तो अब आपको और ऊंचे पद के लिए मेरे हिसाब से आगे जाना चाहिए था। चयन प्रक्रिया जबरदस्त होती है भारतीय जनता पार्टी में। फिर आप कांग्रेस से अचानक वापस आए और टिकट भी मिल गया। व्यापारियों का हर साल जो है उत्पीड़न करते हैं प्रशासन से। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस स्पेशल एपिसोड में। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ हमारे कोटद्वार क्षेत्र के पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा की तरफ से मेयर प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी। कोटद्वार मेयर के वो उम्मीदवार हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग जब भी कोई हमारे यहाँ चुनाव तो अक्सर होते ही रहते हैं और पूरे साल हम चुनाव देखते भी हैं। तो चुनाव देखते हुए चुनाव को के जब हम उसमें डालते हैं उस समय में, तो आपने देखा होगा कैंडिडेट्स जो हैं वो मंच से अपनी बात कहते हैं, लेकिन जनता को बातें रखने का जो है हमारे यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट है नहीं। तो बेसिकली वो अपने वादे करते हैं, अपनी बातें बताते हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ हमारे शहर के जो कोटद्वार है, हमारा बड़ा अच्छा सा शहर है, यहाँ के जो मेयर प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से, जिनकी कि हमारे केंद्र में सरकार है, हमारे राज्य में भी सरकार है। तो देखते हैं कोटद्वार में वो कैसा अपना उनका चुनावी जो चल रहा है समर, और क्या उनके पास हमारे कोटद्वार को लेकर परियोजनाएं हैं, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, क्या उनके पास ऐसा है कि वो कोटद्वार को आज जो स्थिति है और कहाँ तक वो बदलने की कुव्वत रखते हैं। तो आइए जानते हैं उनके विचारों को और मिलते हैं आदरणीय शैलेंद्र सिंह रावत जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो सर, थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए, जो लोग आपको प्रॉपर नहीं जानते हैं, कैसे बचपन बीता, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, ये सारी चीज़ें आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, हम लोग मूलतः जो है किसान परिवार से हैं। मेरे पिताजी, दादाजी, परदादा जी के नाम से गांव है। जब भावर बसा होगा, जब यहाँ जंगल रहे होंगे, तब उन्होंने पेड़ काट कर अपने खेतों का निर्माण किया और उसके बाद उस खेती से जो है अपने जीवन याचिका, अपने परिवार का भरण पोषण किया। तो वहाँ से शुरू हुआ जीवन। फिर दादाजी भी किसान रहे, पिताजी भी मेरे किसान थे। हालांकि उस जब वो पढ़ लिख के आगरा राजपूत से कॉलेज से पढ़े, वो मैट्रिक पास, उस ज़माने में मैट्रिक पास बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन होती थी। वो तहसीलदार बने सहारनपुर में, और दादी ने उनको डांट के बुला दिया कि तुम क्या कर रहे हो वहाँ, यहाँ आओ, तुम्हारी खेती बाड़ी कौन देखेगा। तो वो रिजाइन देकर जो है फिर जिम्मेदारी करने लगी, और जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने सामाजिक गतिविधियों में भी अपना विशेष योगदान दिया। उस ज़माने में जब शिक्षा का अभाव था कि दूर दूर तक स्कूल नहीं हुआ करते थे, और जनप्रतिनिधि
के चक्कर काटते थे अपने एमएलए के और अपने एमपी के कि हमारे गांव में एक स्कूल का निर्माण होना चाहिए। तो उस ज़माने में मोटाढांग इंटर कॉलेज वो अशासकीय विद्यालय, पब्लिक विद्यालय था पहले। बाद में गवर्नमेंट ने ऐसी नीति निकाली कि उसको आज भी पब्लिक स्कूल है, लेकिन आज गवर्नमेंट उसको वेतन जो सुविधा होती हैं कर्मचारियों की, टीचर की, वो देती है, लेकिन उस ज़माने में नहीं था। तो उन्होंने चंदा इकट्ठा करके उसका निर्माण किया और उस ज़माने में 500 रुपये, आज भी लिखा हुआ उस स्कूल में कि 500 रुपये 5 लोगों ने चंदा दिया। तो 500 रुपये तब 1900 कब निर्माण हुआ होगा, 35-40 में उसका, तब के 500 रुपये चंदा दिया हुआ उन्होंने स्वयं का, और वो 5 लोगों ने दिया। और पूरे भाबर से पैसा, भाबर की जनसंख्या भी बहुत कम थी, गिने चुने परिवार थे। खैर, लोगों की आवश्यकता थी कि शिक्षा, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण कहाँ करेंगे, तो वो विद्यालय का निर्माण किया गया। उसमें फाउंडर मेंबर थे। बाद में वो हमारे ताऊ जी के बेटे वहाँ शिक्षक लगे, तो वो बाइलॉज में एक व्यवस्था है कि जो भी शिक्षक वहाँ उस विद्यालय में होगा अशासकीय में, तो उनके ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने मैनेजर की पोस्ट से रिज़ाइन दिया। तो वहाँ से शुरू किया। फिर सरपंच रहे ये 2 न्याय पंचायत, मोटाढांग और लछमपुर, 2 न्याय पंचायत आबादी कम होने के कारण से एक सरपंच की न्याय पंचायत थी। उसमें 35 वर्षों तक उन्होंने सरपंच का पद भी जो है संचालित किया। तो वहाँ से शुरू हुआ और हमारा बचपन भाबर से खेतों से खेतीबाड़ी करके, ट्रैक्टर चलाए, पशुपालन किया, और वहाँ से हम निकल के आए। फिर मैं ठेकेदारी करने लगा, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में मेरी सहभागिता भी रहती थी, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति आता था तो पिताजी को देखते थे कि कोई कष्ट में है, पीड़ा में है, पिताजी उसकी मदद कर रहे हैं, कोई परेशानी में है उसकी मदद कर रहे हैं। तो वो वहाँ से पारिवारिक पृष्ठभूमि कहिएगा उसको, वो पारिवारिक पृष्ठभूमि में था कि हाँ पिताजी समाज के लिए कर रहे हैं, तो हमको भी उसी के आगे बढ़ाने का अवसर मिल गया, तो हम भी उसको आगे बढ़ाते रहे। धीरे धीरे मैं सन 86 में प्रधान लड़ने की सोचता था। तो प्रधान मेरे ताऊ जी के बेटे थे 15 साल से, तो उन्होंने कहा इस बार मुझे लड़ना है। बड़े भाई साहब मेरे लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट से रिटायरमेंट पे, वो आए, उनसे अपने भाई साहब से, जनरल साहब से वो कह गए चुपचाप कान में कि इसको बोलिए कि ये प्रधान नहीं लड़ेगा, इस बार मुझे लड़ने दे, अगली बार फिर लड़ लेगा। वो ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट बार आरक्षित हो गई प्रधान की। फिर उसके बाद 2003 में इलेक्शन होना था, तो 2003 में दो में असेंबली भी, यहाँ उत्तराखंड की पहली असेंबली। तो 2003 में ऐसा मन बना कि ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन लड़ा जाएगा तो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों से तो हम संबद्ध है ही नहीं, हमारा कोई दायित्व तो नहीं है, लेकिन भाजपा से जुड़े हुए थे। तो कुछ लोगों से बात की जो सीनियर लीडर थे, वहाँ कहा ठीक है आप को लड़ाएंगे। तो 2002 में तो भारतीय जनता पार्टी हार गई, प्रदेश की सरकार नहीं बन पाई, कांग्रेस की सरकार हो गई। तो पार्टी ने ये सोचा कि हमारा कार्यकर्ता ठीक है, ये जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन कार्यकर्ता एक अच्छा है, ये काम करता है, न्याय पंचायत स्तर का है, इसको लड़ा दो, आगे खड़ा हो जाएगा एक पार्टी के लिए कार्यकर्ता। हमको पार्टी ने जो है समर्थन दे दिया कि हमारा कैंडिडेट शैलेंद्र रावत होगा ब्लॉक प्रमुख का। यहाँ सुरेंद्र सिंह नेगी जी ग्राम्य विकास मंत्री थे, तो
उनका कैंडिडेट दूसरा था। तो हम जीत गए ब्लॉक प्रमुख में। फिर ब्लॉक प्रमुख ने ठीक ठाक काम किया, 5 साल वो दायित्व रहना था 2008 तक। तब तक 7 में असेंबली इलेक्शन हुआ, विधानसभा चुनाव। तो 7 में सोचा गया किसको देंगे टिकट, किसको देंगे, तो शैलेंद्र राउत ठीक है, मुझे पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया। तो फिर मैं 7 में इलेक्शन फाइट करा। लोगों को लगा कि सुरेंद्र सिंह जी बड़े व्यक्तित्व हैं। 93 में निर्दलीय लैंसडाउन जैसी विधानसभा, जहाँ 3 विधानसभा आज बनी हुई हैं उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, उसके निर्दलीय उत्तर प्रदेश में विधायक बने, तो ये क्या जीत पाएंगे। लेकिन जनता का आशीर्वाद था, जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं 7 में विधायक बन गया। ऐसे करके मेरा राजनीतिक एक किसान परिवार से उठकर यहाँ तक मैं आया। तो विधायक तक की आपकी जो ये जर्नी थी बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी रही है, किसान परिवार से आकर और आप राजनीति में आ गए। तो कितने संतुष्ट हैं आप अभी तक के अपने राजनीतिक सफ़र से? नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसलिए संतुष्ट हूँ कि मैं हमेशा जनता के प्रति समर्पित रहा। जी। मुझे ऐसा अवसर भी मिला कि पद भी मिला और पद मुक्त भी रहा मैं। जी। तो जब पद मुक्त रहा तो जनता की समस्याओं के लिए सड़क पर रहा। तो जनता हमेशा याद करती रही मुझे। बीच में जो समय था उसमें मैं पद मुक्त रहा पूरा 2012 से 22 तक, 10 वर्ष हो गए। लेकिन मैं जनता का ऋणी हूँ, जो आज 10 साल के बाद भी जनता जो है मुझे स्वीकार कर रही है। तो बीच के जो 10 वर्ष थे आपके, जब आप पदमुक्त रहे तो उस वक्त आप कांग्रेस में भी रहे तो मेरा ये कहना है, जैसे पहले आप बीजेपी में रहे, जैसे आपने भी अपनी जर्नी बताई, तो ब्लॉक प्रमुख हो गया, विधायक हो गया, अब बीजेपी की तरफ से बने, फिर आप कांग्रेस में चले गए, वो 10 वर्ष आप कांग्रेस में भी रहें, और अब वापसी फिर आपकी भाजपा में हुई है। तो आपने अक्सर सुना भी होगा जनता के बीच ये दल बदल और इस तरह की बातें भी होती रहती हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये जो बीजेपी, कांग्रेस और अब फिर बीजेपी में आप आए हैं, इस बारे में? नहीं, एक समय होता था जब दल बदल बोलते थे। आजकल तो वैसे भी सामान्य परिवार में जो है बहुत ऊपर चला जाता है परिवार और बहुत नीचे आ जाता है, संघर्ष का पीरियड आ जाता है। तो मेरे जीवन में भी बहुत अच्छा हुआ कि मुझे एक अनभिज्ञ आदमी को जो है प्रमुख पद पे जनता ने बैठा दिया, और फिर वो कार्यकाल भी पूरा नहीं होके जो है 1 साल पहले विधायक बना दिया, और उसके बाद मैं संघर्ष में रहा। तो अब मैं जनता का धन्यवाद ही तो करता हूँ, ये इतना टाइम से जो है अब तक स्वीकार कर रही है जनता, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और इस बात आपका कहना है कि आप पदमुक्त भी रहे हैं और उसके बाद भी फिर आप लोगों में वही क्रेज़ है, तो ये एक बड़ी बात तो है ही अपने आप में। अब जैसे हम लोग कोटद्वार से हैं, और आज हम जो ये चर्चा है ये भी हम विशेषकर कोटद्वार को लेकर हम कर रहे हैं। कोटद्वार की आपने देखा होगा जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बड़े अनुकूल है। अब अन्य पहाड़ी राज्य, अन्य उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उस तरह, जैसे बगल में यूपी है और प्लेन्स में आता है, ट्रेन भी यहाँ पर सुविधा है, लेकिन आप देखेंगे कि मतलब इसकी भौगोलिक जो अनुरूप है ये, लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हो पाया कोटद्वार में। क्या कारण लगते हैं आपको? नहीं, उसके कई कारण हैं। एक तो यहाँ पर जो है भूमि की उपलब्धता बहुत कम है। ये इधर पर्वतीय क्षेत्र आ गया, दूसरी विधानसभा आ गई, ऊपर यमकेश्वर सिद्धवली से ऊपर, नीचे उत्तर प्रदेश का हिस्सा आ गया सीमावर्ती। तो इसके बीच में जो है उधर लालढांग का वन आ गया, इधर सन्ने का वन आ गया। तो बीच में एक रेखा सी खींची हुई है कोटद्वार का जो क्षेत्र है कि ये 25-26 किलोमीटर का लेंथ होगी और डेप्थ इसकी 3-4 किलोमीटर है। इतने में ही सिमट गया कोटद्वार। उसे जो है विकास के लिए बहुत चीज़ होनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन नहीं हो पाई। इसका कारण एक न होने का ये भी है। जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, सभी ने प्रयास किया होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कार्यकाल में मैंने बहुत काम किया, लेकिन मैं ये बड़ा आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ
कि मैंने भाबर के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने का काम किया, कनेक्टिविटी। और जब आवागमन का कोई मजबूत रास्ता मिल जाता है उस क्षेत्र को, तो निश्चित रूप से विकास होता है। आज जो है एक छोर से दूसरे छोर सब पुल बने हुए हैं, पुलों का निर्माण हो रखा है। तो ये अभी जो होना चाहिए था, तो कुछ उसमें प्रयास कर रहे हैं सब लोग। जैसे अब सरकार हमारी है तो नीचे मेयर हमारा होगा, तो निश्चित रूप से सारी कड़ी विधायक जी हैं। विधायक जी ने देखा होगा, आपने केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कराया, माननीय सांसद जी उसके सूत्रधार हैं, विधायक जी का प्रयास रहा, तो अभी केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गया। फिर आगे और भी योजनाएं हैं जो धरातल में देखेंगी, तो प्रयास किया जाएगा। जिले का निर्माण है, कई चीज़ें हैं, लेकिन वो धरातल में कहीं ना कहीं भूमि की उपलब्धता न होनी उसके एक अवरुद्ध बना। हम लोगों ने देखा है आपके कार्यकाल में पुल काफ़ी बने थे हमारे कोटद्वार में, मालन हो गया, सुखरों हो गया, इधर गाड़ी घाट वाले पे भी है, इस तरफ भी सारे पुल बने। आपने खुद में एक व्यक्तिगत एक पद यात्रा भी आपने कंडी रोड के लिए की थी। तो अब जैसे आप मेयर में आएंगे और ये आप, ऐसा तो नहीं है कि फिर अब ये जो ये आंदोलनरत जो आप रहते थे, जो आप कहते हैं कि मैं लोगों के बीच भी रहता हूँ और इस तरह के जो आपके कार्य हैं वो जारी रहेंगे? हाँ, बिल्कुल कार्य जारी रहेंगे। और मेरा अधिकार क्षेत्र होगा, किसी भी मेयर का एक अधिकार क्षेत्र होता है। उस अधिकार क्षेत्र में मैं अपने असर से मैं अपना काम करूँगा। जो अधिकार क्षेत्र माननीय विधायक जी को होगा, वो उनसे करवाने का, दोनों एक साथ जुटने का काम, ताकि जनता को सुविधा मिले विकास की योजनाओं से। और जो हमारे सांसद जी हैं, केंद्र में सरकार है, उनसे भी कहा जाएगा। और सांसद जी ने तो ये वायदा किया हुआ है पूरी कंडी रोड का कि मैं इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालूंगा, बहुत जल्दी निकालूंगा। लेकिन समाधान निकालने में प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि वन विभाग से रास्ता निकलना है और वन विभाग की लंबी प्रक्रिया है। उसके लिए सांसद जी प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे सांसद जी का केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के साथ, आदरणीय शाह जी के साथ, पूरे भारत सरकार की मिनिस्ट्री के साथ बहुत बड़ी ताकत है कि उनका सामंजस्य तारतम्य बैठा है, हुआ है, जो लगता है हमको। अभी ट्रेन चलाई तो उस ट्रेन को भी सुविधा हुई कि हमारे पूरे पौड़ी से जो है लोग जो जाते हैं लखनऊ, उसका एक स्टॉपेज नजीमाबाद में बना दिया। तो कर रहे हैं काम। और मुझे विश्वास है कि माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी इन जो हमारा कार्यकाल है 22-27 तक, इसमें निश्चित रूप से धरातल पर दिखेगा। उम्मीद है कि ऐसा हो और कंडी रोड जल्दी से बनकर आए, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो फिर तो पूरी चेन बीजेपी की हो जाएगी, केंद्र, राज्य और यहाँ पर, तो शायद है थोड़ी तेजी आए। हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, आपने देखा होगा कि जब आप तो लोकल ही हैं, हम लोग कोटद्वार से ही हैं, तो बालासोर की तरफ जाते हैं, हम किसी भी तरफ जाते हैं तो अभी कुछ टाइल्स वाली रोड बनी है और फिर अब देखा होगा आपने क्या वो फिर खुदने लगी हैं, कोई उसमें पेयजल लाइन पड़ रही है। तो इस तरह की जैसे हम करते हैं, पहले हमारी सड़क बनती हैं, फिर वो खुदती हैं, कभी पेयजल लाइन के लिए, कभी OFC के लिए, कभी मतलब इस तरह के कोई ना कोई खुदती रहती है सड़कें। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है हमारे कोटद्वार में कि एक बार अगर रोड बन गई तो फिर अब वो 4 दिन पहले बनी, फिर वहीं कहीं ना कहीं विभागों का कोऑर्डिनेशन में कमजोरी दिखाई देती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये अनुभव मैं शेयर इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ कि जब मैं MLA था जी, तो ये जितनी सड़कें थी, बालासोर, देवी रोड, ये यहाँ से मथुरा वेडिंग पॉइंट से ऊपर घराट तक, उधर मानपुर वाली रोड, ये सारी रोडें मैंने चौड़ी की। अच्छा। दिक्कत मानपुर वाली रोड में जब देखी गई तो विभागों का कोऑर्डिनेशन नहीं है कि इरिगेशन था, PWD था और वो हाइडिल था। तो हाइडिल का तो ठीक हो गया कि हाइडिल ने साइड कर दिए खंबे, लेकिन इरिगेशन और PWD का कोऑर्डिनेशन बहुत वीक था।
कमज़ोर था। वो क्या करा कि वो जो नहर पार्टी और उसका चेम्बर ऊपर कर दिया, और जब पीडब्ल्यूडी को दे दिया कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया, तो उसके बाद पीडब्ल्यूडी आई। तो पीडब्ल्यूडी ने कहा कि रोड कहाँ बनाऊँ मैं, जब ये चेम्बर जो है 1-1 फुट उठ गए, लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। तो फिर मैंने प्रयास किया, मैं भी नया एमएलए था, फिर प्रयास किया कि सबको सामूहिक बैठाओ, सबको सामूहिक बैठा के फिर ठीक आया काम। तो ऐसा ही कोऑर्डिनेशन शासन तक होना चाहिए जी। कि आखिर जो भी सरकार नई बने, वो सरकार पहले सारी योजनाओं को, कौन कौन सी किस किस क्षेत्र में नहीं है योजनाएं, उन योजनाओं को जो है स्वीकृत करे, धन आवंटित करे, और उसके बाद वो जो है अब उसको जो है धरातल पर लाए। तो ये निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में ये है कि आज तो पाइपलाइन पड़ रही है तो रोड तोड़ दो, सीवरेज पड़ रही है तो रोड तोड़ दो, फिर रोड बना दो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पैसे का एक दुरुपयोग है। तो इसके लिए सुझाव दिया जा सकता है सरकार को कि इसका कुछ ना कुछ सरल समाधान होना चाहिए, जो आखिर पैसा जनता का है, किसी की भी सरकार रही हो। तभी हर बार ये सरकारों के सामने देखने में ये पाया गया कि रोड आज बन रही है, कल पाइपलाइन पड़ रही है, फिर टूट रही है, परसों सीवरेज बन रही है, फिर टूट रही है, फिर बन रही रोड। हाँ, और सालों साल ये काम चलता रहता है। बिल्कुल। या फिर कुछ इस तरह की प्लानिंग भी हो सकती है कि उसके साइड में कुछ इस तरह का हो जाए कि कुछ भी काम हो रहा है वो साइड बाय साइड चलता रहे, साइड बाय साइड, रोड उससे डिस्टर्ब ना हो, तो एटलीस्ट यूज़ भी हो और पब्लिक भी परेशान ना हो। तो इस तरह का कुछ ये प्लानिंग होनी चाहिए। इसको मैं निश्चित रूप से महसूस कर रहा हूँ कि एक तरीके से ये पैसे का वेस्ट ऑफ मनी है, दुरुपयोग है जी। तो इसको कैसा रोका जाए, इसके सुझाव दिए जा सकते हैं सरकार भी और शासन स्तर में भी। तो इसको रखेंगे, विधायक जी से भी कहेंगे, माननीय विधायक जी से कि इसको रखिए, तो ये सुधार हो सकता है, जो कि आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल, किसी भी सरकार में नहीं हुआ ना, हर सरकार में ये ऐसे काम चलते रहे। एक जैसा आजकल आपने देखा हो, जब से हमारे जो ये नगर निगम वाला जो कॉन्सेप्ट आया है और स्वच्छ भारत चल रहा है, और भी कई परियोजनाएं जो है हमारे केंद्र सरकार से आई हैं, तो इसमें जैसे एसटीपी बहुत ज़रूरी अब हो गया, ईटीपी हो गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो इस तरह की, जैसे कि हमारा अब नगर निगम है तो हमें भी शोर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो जैसे मुझे ज्ञात हुआ है कि लगभग 30 साल पहले यहाँ पर जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे, तो क्योंकि हमारा बॉर्डर जो ये एरिया है, बॉर्डर में आता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है, तो उत्तर प्रदेश में कोई जगह चिन्हित की गई थी जो मतलब उत्तर प्रदेश ज़िले में, जहाँ पर कि इस तरह का एक हम वृहद एक इस तरह का प्लांट बनाते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें होती। लेकिन अब क्योंकि हम उत्तराखंड हो गए हैं, अब वो उत्तर प्रदेश में चला गया है, तो अब आप कैसे इस चीज़ को, क्या है आपकी प्लानिंग इस ओर? नहीं, अभी तो हमारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई ना जी। जो हमारा वेस्ट वो है, चाहे हमारा घर का किचन का हो या सीवरेज का हो, वो उसके लिए ऐसे ऐसे नई टेक्नोलॉजी आ गई कि उसको ढूंढा जाना चाहिए था अभी तक कि क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, उसका उपयोग किया जाए। और जहाँ तक सीवरेज की बात है, तो सीवरेज के लिए तो हमारे पास बहुत जगह है। अच्छा। आपका खो नदी में उसका प्रोटेक्शन करना है, बहुत बड़ा नदी का फाट है, वहाँ पे काफ़ी लैंड है। आप ये खो नदी का ऊपर वाला पुल ले लो, इससे ऊपर में भी बहुत बड़ा पार्ट है जो सीवरेज जहाँ हम डाल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि हमको कौन से नई टेक्नोलॉजी के उनके उपकरण लाने पड़ेंगे जो सीवरेज हमारा उसमें समा जाए। ये बहुत टेक्नोलॉजी है जो हमारा वेस्ट है उसको ठीक करने का। तो ये तो बड़े लेवल पे बात थी पूरा। अगर अब हम कोटद्वार में देखें तो जो घर घर से हमारा कूड़ा जाता है उसकी भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आप देखते होंगे जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ से एक तरफ से चलना शुरू करें तो इवन हमारा जो जहाँ पर आज हम ये बैठे हुए हैं इसके बाहर भी खूब ढेर लगा रहता है। तो प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं है कूड़े की आपकी, और अभी तक कुछ मुझे लगता भी नहीं है धरातल पर कुछ काम हो रहा है। हाँ, वो अगर आप कल बनते हैं मेयर तो क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, क्या कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? देखिए, मैंने ब्लॉक चलाया है जी, और
विधायक का पद भी चला है, जी। तो वो उसका अनुभव तो है। और फिर हमारे अधिकारी इतने एक्सपर्ट रहते हैं कि अगर अनुभवी आदमी होगा तो वो सही बात बताते हैं, और अनुभवी नहीं होगा तो वो जो है दाएं बाएं घुमाते हैं उसको। तो ये रास्ते निकाले जाएंगे। ट्रेंचिंग ग्राउंड की ज़रूर मैं महसूस कर रहा हूँ कि हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं पिछला जो कार्यकाल रहा नगर निगम का, दूसरे दल में रहा, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया कि अपनी विधायक से बात करें। हम राजनीतिक लोग हैं, हम अगर ठीक है, हमको महसूस हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन पब्लिकली उसको एक फ्लैश तो करो कि हमने अपनी विधायक को दिया था, इन्होंने नहीं किया, वो तक नहीं हुआ। आप कल क्या कहोगे कि विधायक सरकार नहीं कर रही है, कैसे कहोगे पब्लिकली? पब्लिक डोमेन में कैसे कहोगे आप? पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही बात तो है। आपको अपनी जिम्मेदारियों का तो ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए था ना। बिल्कुल। तो आपने किया ही नहीं। मैं तो देखा नहीं कि कभी वहाँ जब हरक सिंह जी थे यहाँ के एमएलए, जी। तो नगर निगम में मैंने नहीं देखा कि उनको के साथ तारतम्य बैठ रहा है। बुला देते, स्वागत कर देते, मिनिस्टर थे, सरकार के मिनिस्टर थे, और उनके ऊपर डाल देते कि भाई लो मैं तो तैयार हूँ, ट्रेंचिंग ग्राउंड बनना चाहिए मेरे साथ बोर्ड से, तो ये प्रपोजल चला गया। बिल्कुल। और मीडिया में देते, सोशल मीडिया में देते, तो सारी चीज़ एक्सपोज होनी चाहिए थी। मुझे लगा ही नहीं एक्सपोज हुआ, तो किसकी गलती है? तो सारी की सारी गलती उनकी है। विकास की योजनाएं अगर तुलना करिए आप, यहीं पे स्वर्गाश्रम चले जाइए आप, वहाँ तो कांग्रेस का नगर पंचायत का अध्यक्ष था जी। कितनी विकास की योजनाएं आई हैं, और विकास की योजनाएं तो फिक्स हैं, उसके अलावा उसका अपना प्रयास है जनप्रतिनिधि का, लेकिन कुछ योजनाएं ब्लॉक, जिला पंचायत और नगर निगमों में फिक्स है, जो बजट आना ही आना है, वो बजट भी नहीं आया यहाँ। अच्छा। वो बजट भी नहीं आया क्योंकि कार्य योजना नहीं बनी होगी। जब कार्य योजना समय से बना के नहीं भेजोगे तो आप, तो कैसे करके उसमें पैसा सैंक्शन होगा? कुछ केंद्र की कार्य योजना होती हैं, कुछ राज्य की होती हैं। बिल्कुल। तो इतना पैसा ही नहीं दिखा। आपके बगल में ये दुगड्डा नगर पालिका है। हाँ जी। आप जाके देखिए कोटद्वार से कितना विकास लगता है। सारा नदियों किनारे प्रोटेक्शन हो गया, उसमें रोड निकाल दी, लाइटिंग हो गई, बड़े बड़े गेट बन गए, उनका सौंदर्यीकरण हो गया। इतना पैसा आया तो कोटद्वार में कहीं दिखा ही नहीं पैसा। बिल्कुल। तो ऐसा है कि राजनीति ठीक है, राजनीति में हम वो कांग्रेस की मेयर थी और हम बीजेपी के लोग हैं, तो एक दूसरे का चलता है कि हम एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन सत्यता तो ये है कि आपने प्रयास नहीं किया। हम अगर आज विधायक के पद में नहीं है, विधायक तो हमने चुनाव लड़ा ना, हम नहीं हैं, और अगर हम नहीं है विधायक तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, हम पब्लिक के हितों के लिए लड़ाई कर सकते हैं ना, हम अपनी बात सरकार से भी रख सकते हैं, हम अपनी बात माननीय विधायक जी से भी रख सकते हैं, हम अपनी बात माननीय सांसद जी से भी रख सकते हैं। ये तो रखनी चाहिए। अब उसको आप एक्सपोज करोगे तभी पब्लिक मानेगी। मैंने सांसद जी को ये पत्र दिया, मैंने विधायक जी को ये पत्र दिया, मैंने मुख्यमंत्री जी को ये पत्र दिया। और आजकल तो बड़ा आसान हो गया ये सब। और आजकल तो सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई, तमाम सोशल मीडिया में आज विदेश में बैठा आदमी सारा यहाँ देख लो 2 मिनट में। तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। और वैसे भी मुझे लगता है कि पार्टी का जो है वो तो चुनाव लड़ने तक है। जब आप किसी पद पर आ जाते हैं फिर तो आप जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर तो जनता के लिए मतलब पार्टी हितों से ऊपर उठकर जनता के लिए कार्य करना चाहिए मेरे साथ। हाँ, मेरा मानना यही है। मेरा मानना ये है कि लेकिन दिखाई नहीं देता ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सी योजनाएं हमने स्वीकृत कराई, अगली सरकार आ गई तो उसने ताला लगा दिया। अच्छा। उसने कहा ये तो नाम शैलेंद्र रावत जी का होगा, है ना। तो ऐसा ही है, क्योंकि ये लाल ढांग चिलर खाल का जो आप विषय रख रहे हैं जी, ये उस सरकार में मैंने करा दिया था। अच्छा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2007 से 12, तो ये पहला फेज़ का काम हो गया था। हमने दो डिपार्टमेंटों को पैसा दिया था,
तो लगभग 5 से या 6 करोड़ रुपया, मुझे याद नहीं है पूरा एग्जैक्ट फिगर, तो फॉरेस्ट को जाना था। तो फॉरेस्ट ऑनर था उसमें, तो मैंने फॉरेस्ट को, गवर्नमेंट से फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र करा के फॉरेस्ट ने काम भी शुरू कर दिया। फॉरेस्ट ने टेंडर करके अपने ठेकेदार को दे दिया, वो काम भी हो गया। उन्होंने कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया कि हमने कर दिया। तो तब तक हमारी सरकार चली गई, तो फिर कौन कराता? फिर जो जिम्मेदार आदमी बैठे थे सरकार के, कांग्रेस के नुमाइंदे, माननीय मंत्री जी, उनको कराना चाहिए था, उसको वहीं से आगे बढ़ा देते। तो इतना अब तक तो बन चुकी होती, तो वो बनी ही नहीं, उसी टाइम बन जानी चाहिए थी, लेकिन उसको विलम्ब करते रहे और उसको कोर्ट के मामले में फंसा दिया गया। कोर्ट के मामले में फंसा दिया गया, जिससे वो हो सकता है कि वो ठेकेदार इनके अनुकूल ना रहा हो, है ना, इनके अनुकूल नहीं रहा होगा, तो उन्होंने किसी को भेज के कोर्ट में फंसा दिया उसका मामला, इसकी जांच होनी चाहिए, इतना काम नहीं हुआ। बिल्कुल। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जनता की मूलभूत समस्या है, उसको कर देना चाहिए। अब वो नहीं दिखता आजकल, कार्यशैली में नहीं दिखता आजकल ज़्यादा राजनीति दिखती है। एक बात जैसे अभी आपने अपने वक्तव्य में कही यहाँ पर कि मैं ब्लॉक प्रमुख रहा तो मुझे उसका अनुभव था, मैं विधायक रहा तो उसका अनुभव था, तो इसी से मेरे मन में एक बात आई है कि जैसे आप ब्लॉक प्रमुख रहे, फिर विधायक रहे, तो अब आपको और ऊंचे पद के लिए मेरे हिसाब से आगे जाना चाहिए था। तो फिर आप मेयर में आप आए, तो आपको कैसे, क्या सोचकर आप फिर मेयर के लिए आपने यहाँ पर जो है वो आए? पार्टी का निर्णय। अच्छा। महाराष्ट्र में जो है पहले हमारे सरकार के मुख्यमंत्री थे जी, और फिर उप मुख्यमंत्री बने, पार्टी का निर्णय था। सरकार तो बीजेपी की बिल्कुल समर्थित थी। ये आपने सही कहा। तो बीजेपी ने समर्थन दिया था सरकार को, तो वो उप मुख्यमंत्री के पद में रहे पूरे समय। तो ये तो समय आता रहता है। अभी आप देखेंगे कि वो बेनाम जी हमारे साथ, यशपाल बेनाम जी हमारे साथ एमएलए थे जी, निर्दलीय एमएलए थे पौड़ी से, फिर वो अध्यक्ष का भी लड़े शायद, फिर नगर पालिका अध्यक्ष लड़े। तो राजनीतिक व्यक्ति को जनता के प्लेटफॉर्म में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये पद चाहिए होते हैं। जी, पद के माध्यम से लोगों का जो ज़रूरत है वो पूर्ति की जाती है। किसी की सड़क बननी है, किसी की लाइट लगनी है, किसी का पानी देना है, ये सारी चीज़ें पद के द्वारा रह सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं, लोगों का काम कर सकते हैं। लोग महसूस करते हैं कि हाँ, हमारा जनप्रतिनिधि अच्छा है। तो बहुत लंबा टाइम था और पार्टी ने निर्णय करा कि ये प्रत्याशी हमारी पार्टी का ठीक है, इसको लड़ाना चाहिए। हमारे यहाँ चयन प्रक्रिया ज़बरदस्त होती है भारतीय जनता पार्टी में, हर दृष्टिकोण से उसकी चयन प्रक्रिया की जाती है। सर्वे के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, एलआई रिपोर्ट के माध्यम से, प्राइवेट सर्वेयर आते हैं उनके माध्यम से। तो शायद दूसरा बहुत काबिल थे हमारे यहाँ, 7 प्रत्याशी थे, बहुत अच्छे थे, अच्छे लोग थे, ईमानदार लोग थे, काम करने वाले लोग थे। लेकिन पार्टी ने मेरा कोई विश्वास जताया, तो अब पार्टी ने मेरा नाम लिया तो मैं मना कर देता, तो ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं। तो जैसा आप कह रहे हैं 7 आपके जो हैं वो प्रत्याशी थे उसमें, अब आपके आने से पिछले 5 साल से जो सोच रहे होंगे कि हमें टिकट मिलेगा, उनके टिकट कट गए, तो अब क्या लगता है आपको, उनको क्या, मतलब कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ऐसा तो नहीं है कि अंदर खाने आपको कोई हानि हो या कोई लाभ हो, क्या है, क्या देखते हैं आप इसमें? भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत सिस्टम है। अच्छा। और जब पार्टी ने एक निर्णय किया है तो सब लोगों को पार्टी के लिए जुटना पड़ेगा। आपने देखा होगा मेरा नामांकन हुआ, सारे लोग बिल्कुल एक मंच में आ गए जो बेचारे लगे हुए थे। और उससे पहले भी हमारा आपस में इतना सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत होती थी कि जिसको भी मिलेगा उसके लिए जुटेंगे, ऐसा पहले से ही वातावरण हमने बना रखा। अच्छा। अब भले ही हर आदमी को विश्वास रहता कि मुझे पार्टी देगी, मुझे पार्टी देगी, उनको नहीं रहा होगा कि शैलेंद्र रावत को
देगी मुझे, वो सोचते रहे होंगे मुझे ही देगी। हाँ। अब वो एकदम से जो है सेलेना, क्योंकि बड़ी जद्दोजहद चल रही थी, सबकी नज़रें भी लगी थी किसे टिकट मिलेगा, और फिर फाइनली आपका नाम होना, तो एक है ही कि कुछ लोगों के, हर किसी के मन में रहा हो कि भाई टिकट हमें मिलेगा। पिछले 5 साल से मेहनत भी कर रहे थे, फिर आप कांग्रेस से अचानक वापस आए और टिकट भी मिल गया। तो कई लोगों के जो है वो सपने पूरे हो नहीं पाए। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे थे कि अचानक कांग्रेस से आ गया। और मेरी कार्यशैली ऐसी रही है, मैं जब भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुना गया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैंने कभी जो है आम जनमानस की उपेक्षा नहीं की। कोई आया, ज़रूरतमंद है, मैं देख रहा हूँ कि इसने मुझे वोट भी नहीं दिया होगा, है ना, वो महसूस हो जाता है कि कौन वर्ग हमको वोट देता है, कौन नहीं देता, लेकिन वो ज़रूरतमंद है तो उसको पैसा दिया। और हमेशा मैं कांग्रेस में भी रहा, तो मेरी कार्यशैली संगठन के विपरीत नहीं रही भारतीय जनता पार्टी के, या भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का व्यक्ति मुझे मिला होगा तो बहुत अच्छे से मैं उससे मिला, और कोई उसने समस्या बताई होगी तो मैंने उसका समाधान किया, और इसीलिए इसका परिणाम जो है, मैं विचारधारा से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। जब ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से बना हूँ मैं, तो मुझे रीति नीति का पता है, और उसी कारणवश जो है, कार्यशैली के कारणवश जो मेरा समर्पण रहा होगा, तो बार बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लेने की वो करी कि ये फिर से दोबारा हमारी पार्टी में आए। और ऐसा नहीं है, हमारे संगठन जो है, मूल संगठन, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा हो, जब भी चुनाव आते थे, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी मुझे दे रही थी यहाँ से टिकट, अच्छा, क्या पाओ, लेकिन कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि और कुछ सिद्धांत आड़े आ जाते हैं जी। क्योंकि मेरे जीवन में एक चीज़ है कि मैं सामाजिक परिवार से आया हूँ, मैं राजनीतिक परिवार से नहीं आया ना। तो सामाजिक और प्योर राजनीतिक परिवार में बहुत फर्क है, बहुत गैप है। तो उसकी वजह से मेरी अंतरात्मा ने जवाब नहीं दिया कि जिन लोगों को मैं 5 साल से सड़कों में विपक्ष की भूमिका में खड़ा कर रखा है, और एकदम 2 दिन पहले मैं भाग जाऊं यहाँ से बिना आधार के, बिल्कुल, तो ये मेरी ज़मीन नहीं कहता, मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, तो मैं नहीं आया। और रितु जी के वहाँ टिकट कट गया तो उनका भाग्य था, वो जीत गया, तो उनको तो टिकट बाद में मिला ना। हाँ बिल्कुल, वो तो 11-12 दिन पहले मिला, ही जब मैंने मना कर दिया। अच्छा, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि स्टार भी होते हैं राजनीति में, लेकिन राजनीति में एक पार्टी बन के काम नहीं करना चाहिए। पार्टी के आज हम बीजेपी में हैं तो हम, जो हमको वोट नहीं देगा हम उसका काम नहीं करेंगे। काम सबका करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को भी सुरक्षित रखना चाहिए, वो भी सुरक्षित महसूस करे, और आम जनमानस भी ये सोचे कि ये बड़े हृदय से काम करता है जनप्रतिनिधि। तो हमने ऐसा काम किया, तभी तो हमको बार बार जो है बुलावा आ रहा। तो अब तो आपने दोनों पार्टी देख लिया, कहाँ मज़ा आया ज़्यादा काम करने में? मज़ा यहीं आया, वहाँ तो सत्ता का स्वाद जो चाखा ही नहीं, वहाँ सत्ता का स्वाद मिला ही नहीं। तो वहाँ वो सितारे गर्दिश में रहे, वो सितारे गर्दिश में संघर्ष, वो नहीं, सामान्य जीवन में भी ऐसा होता है कि बहुत व्यक्ति का परिवार बहुत ऊंचाई को छू देता है, और जब कभी बुरे दिन आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को भी तो 14 वर्ष का वनवास हुआ ना। तो आपको 10 वर्ष का ही हुआ। तो ये चलता रहता है जीवन में ना। और राजनीति की परिभाषा जो है परिश्रम है, वो किसी भी परिस्थिति में रहे राजनीतिक व्यक्ति, अगर वो परिश्रम नहीं करेगा तो पीछे से और लोग हैं वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं ना कि ये हटा लाइन से तो हम आएंगे। तो परिश्रम ही राजनीति की परिभाषा है, उसको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे वो दायित्व में रहे और चाहे दायित्व मुक्त रहे, दोनों में। हमारे सामने तो नए विधायक बने जिनको अनुभव ही नहीं था, नए प्रमुख बने जिनको अनुभव नहीं था, और नए विधायक बने तो विपक्ष में सुरेंद्र सिंह जी थे,
सन 85 के एमएलए और निर्दलीय लड़े हुए एमएलए, तो उनके सामने हम कई दिन तक तो हमको नींद ही नहीं आई कि कैसे करके संभालेंगे इसको, है ना। बीच में भ्रम सा होता था कि यार अब जनता ने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन इस दायित्व को कैसे करके जनता स्वीकार करेगी कि हमने ठीक अपना एमएलए का चयन ठीक था। इस चिंता में कई दिन तक डूबे रहते थे। तो लगे उसके बाद ईश्वर की कृपा से जो है तब की कार्यशैली हमारी काम को देख के, व्यवहार को देख के, निष्ठा को देख के, ईमानदारी को देख के, पार्टी की रीति नीति, विचारधारा को देख के सब चीज़ स्वीकार करा आज करती आ रही है जनता 10 साल से। अब जैसे क्योंकि आप इस समय कोटद्वार में मेयर के प्रत्याशी और कोटद्वार की बड़ी समस्याएं हैं, काफ़ी सारी समस्याएं आपको भी दिखती होंगी एक यहाँ के नागरिक होने के नाते, तो इसी में जैसे एक जो हमारे केंद्र की एक प्रोजेक्ट है नमामि गंगे जो चल रहा है अभी, तो उसमें हम देखते हैं कि जो नमामि गंगे उसमें जितनी भी जो गंगा हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उन सब में एक स्वच्छता अभियान हो गया, अलग अलग तरीके से उसमें काम हो रहा है। अब कोटद्वार की जितनी नदियाँ आप देखेंगे, खो हो गई, मालन हो गई, सुखर हो गई, सब जाके गंगा में ही मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे नमामि गंगे की कोई जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा कुछ है आपकी योजना में कि आप अगर यदि होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कुछ आए नमामि गंगे से संबंधित? हाँ, करा जा सकता है ना, विधायक जी से मिलकर काम करा जा सकता है। मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना होगा उतना मैं करूँगा ना, उसके बाद विधायक जी यार अब ताकत लगाएंगे ना, क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है, सब चीज़ संभव है। हमारे यहाँ तो ये बड़ी नदी हैं, ये नाले, भूमि कटाव, लोगों के मकान आ गए, बिल्कुल नज़दीक में आ गए। ये नंदपुर में तो सारे मकान नज़दीक में आ गए, तो लोगों को तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। तो इसके लिए काम करेंगे, मिलके करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री जी धामी जी हैं, उनके संज्ञान में भी लाएंगे, विधायक जी के साथ जाकर। सांसद जी हैं, ऊपर से सांसद जी भी मदद करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियों के कैचमेंट में ये सब जगह चल रहा है, जबकि देखा जाए तो कोटद्वार की नदियाँ भी सब जाके गंगा में ही मिल रही हैं। तो इस तरह की अगर यहाँ पर भी कोई योजना आती है तो उसका लाभ तो हमें भी मिलना चाहिए। तो इसलिए मेरे मन में एक बात आई है, तो मैंने रखी आपसे। तो जैसे अब आप कोटद्वार को लेके देखते हैं, तो जो सबसे बड़ी आज की डेट में मुझे समस्या आती है, बहुत है, तो एक एक करके मैं आपके सामने थोड़ा सा रखूँगी। पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्या करेंगे आप इसमें, कैसे देखें? कोई भी चीज़ जनप्रतिनिधि की कार्यशैली पे होता है जी। और मैं समझता हूँ कि मैं जब अधिकारियों की बैठक लेता था एज एमएलए, तो मैं पहले उनसे सवाल पूछता था कि बताओ भाई कैसे होना है। तो वो सोचते थे कि विधायक जी को सारा कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता था, पर उन्हीं से पूछ दिया बताओ भाई क्या होना है, कैसे करके होगा ये, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर आता था, बिल्कुल अलर्ट होकर आंसर आता था अधिकारियों की तरफ से। तो कार्यशैली निर्भर करती है, तो उसको किया जाएगा, उसको जो है सरल कार्यशैली में किया जाएगा। अधिकारी भी महसूस करे कि हम काम करने वाले हैं। पार्किंग से ही संबंधित आपने देखा होगा, जो एसबीआई हमारा है मेन ब्रांच और उधर तहसील के पास भी, तो जो सड़क के किनारे जो पार्किंग बनी हुई है, तो उसमें वो पेड पार्किंग हो गई है। देखा जाए तो वो पार्किंग स्पॉट है नहीं बेसिकली। तो अब जैसे कोई बैंक में आ रहा है, वो खड़ी कर रहा है, तो उससे भाई पार्किंग शुल्क लेने का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बनता है। और हमारी जनता के बीच ये बात बड़ी उठकर आ रही है। निर्भर करता है कि हो सकता है अधिकारी निरंकुश हो रखे हों इस टाइम, क्योंकि नगर निगम डिजॉल्व हो गए, अब इलेक्शन मोड पे हैं। तो कई बार ऐसे भी अधिकारी करते हैं कि अब तो मेरे पास अंकुश है नहीं। बोर्ड होता है तो बोर्ड का सहमति लेनी पड़ती है कि यहाँ पे पार्किंग में हम टैक्स लेंगे, यहाँ पे पार्किंग करेंगे। तो बोर्ड तो अपनी सारी चीज़ें देख के करता है, क्योंकि पब्लिक से चुन के आ रखे हैं ना। लेकिन मेरी प्लानिंग पार्किंग में बहुत मजबूत है। उसमें बैठ के रास्ता निकाला जाएगा। अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे आप? नहीं, डिस्क्लोज भी कर देंगे। अच्छी बात है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो साहब विधायक जी से कराऊंगा या सांसद जी से कराऊंगा। ये हमारे पास 2 रौले हैं ये जी, ये वाले कमसेट बोलते हैं इनको शायद ना, कमसेट रौला। सड़क से देवी रोड से ऊपर, देवी रोड से नीचे,
इन पे हम लेंटर डाल के पार्किंग बन सकती है। हमारे टैक्सी जो जितने पहाड़ के भाई हैं अब बेरोजगार हैं ना, हाँ, किसी ने टैक्सी ले रखी है, कोई खुद ड्राइवरी कर रहा है, तो वो ऐसे परेशान रहते हैं, कभी इस गली में घुस जाएंगे, है ना, वहाँ डंडा बजाएगा पुलिस वाला, चालान काटेगा, तो फिर बेचारे उस गली में घुस जाएंगे, कहीं उनका ठिकाना ही नहीं है। ये ऑटो स्टैंड वालों के साथ भी है। ऑटो स्टैंड भी बेरोजगार हैं बेचारे, उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक माध्यम ऑटो बनाया, तो वो बेचारे भी कई बार हमारे पे भी आते हैं कि साहब ऑटो स्टैंड वहाँ बंद कर रहे हैं, वहाँ पुलिस हटा रही है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये पूरा रौला जो है 2 पार्ट में, नीचे ऊपर और ऊपर पिक्चर हॉल की वाला रौला ऊपर नीचे, यही रास्ता निकल जाएगा। आवारा पशु वो एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण बने हुए हैं, और आप नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी चले जाएं तो पटे पड़े तो सरकार दे रही है ना पैसा। नहीं, पर वो दिख तो धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा। जो गौशाला हैं, हाँ जी, 80 रुपये, ये हमारे मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, हाँ जी, 80 रुपये प्रतिदिन उन आवारा पशुओं के लिए दे दिया। हमारे पास ज़मीन है ना, गौशाला निर्माण करा सकते हैं ना, कैसे करके उसको संचालित करना है उसका रास्ता ढूंढेंगे ना। नहीं, बेसिकली निर्माण से तो अगर हम देखें तो हमारे पास भी इधर एक बड़ी गौशाला के नाम पे ही एक निर्माण हुआ है, करोड़ों रुपए का, जो मैंने सुना है, पुल के बिल्कुल बगल में। तो गौशालाएँ तो हैं, लेकिन पशु तो सड़कों पे ही नज़र आ रहे हैं, आप भी देखते होंगे। हाँ, वो ज़रूर, उसका पशुओं के गौशाला का निर्माण भी होना चाहिए, और पशुओं का जो एक कृत्रिम गर्भाधान है, जैसे किसान हैं, अच्छी अच्छी गाय सड़कों में घूमती हैं, तो उनको अच्छी तरीके से अच्छा वाला सीमेन लगा के उनको अच्छी नस्ल का, क्योंकि अच्छी तो गाय है ही नस्ल की, उसकी बच्चे भी अच्छे निकले, तो कोई भी किसान ले जाएगा उनको, लेकिन उनका सिस्टम बनना चाहिए ना। किसान ले जाएगा, और फिर हाँ, आज के युग में तो आप गोबर से क्या नहीं बन रहा है, सीएनजी बन रही है, गोबर प्लांट से जो है सारा गैस बन रहा है। नहीं, बन तो सब कुछ रहा है, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये धरातल पर भी उतरना चाहिए, तब जाकर तो कुछ दिखे। प्रयास तो करा जा सकता है ना। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे, दिमाग में खाका है ना। तो मैं वही कह रही हूँ, आपसे उम्मीद कर सकते हैं। अगर नहीं होता, मैं खाली आपके सामने एक वो रखता जी, हवाई खाता। बिल्कुल। लेकिन ये एक्चुअल है कि कर रहे हैं लोग, नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, गोबर के माध्यम से कई चीज़ें कर रहे हैं, और सरकार इस पे बैकअप दे रही है। और मुझे लगता है अगर इसमें कहीं रेवेन्यू जनरेशन का कोई माध्यम बना दिया जाए तो फिर लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। नहीं, एक यहाँ पे है हरिद्वार और गैंडी खाता के बीच में एक गौशाला है बड़ी, उन्होंने नौरंगाबाद में, हाँ, बहुत बड़ा प्लांट लगाया हुआ है, बायो सीएनजी। हाँ, बायो सीएनजी, तो चल रहा है वो। नहीं, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ किया जा सकता है, लेकिन आदमी की जिज्ञासा होनी चाहिए किसी विषय को सॉर्ट आउट करने की। जब तक हमारी जिज्ञासा नहीं होगी तो हम करेंगे क्या। जिज्ञासा होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की, कि जब जिज्ञासा होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है। पानी को लेकर भी बड़ी समस्या है, जैसे घरों में जो पानी पहले तो पानी की समस्या बनी है, फिर जो आ भी रहा है तो उसका टीडीएस इतना है कि पीने लायक वैसे भी नहीं है वो पानी। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है कल आप जीत कर आएँ तो फिर आप इन चीज़ों पर ध्यान भी दीजिएगा। तो पानी की आपने देखा होगा बड़ी समस्या है गुरुद्वार में। हाँ, समस्या थी, अभी भी है, और समस्या हमेशा रहनी है। इसलिए रहनी है कि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। कभी भाबर जो है 20,000 जनसंख्या में सिमटा हुआ था, तो आज 3 लाख 4 लाख में सिमटा हुआ है। ऐसे करके समस्या तो हमेशा रहेगी, लेकिन उसका एक विजनरी प्लान अगर बनाया जाए, उसका प्लान अगर संचालित करने का तरीका होना चाहिए। जब मैं एमएलए था तो अक्सर करते नहीं, आज भी नहीं करते, मैंने बहुत विधानसभा में देखा है।
तो पहाड़ों में भी हमारी पंपिंग योजनाएं हैं। तो मैं कई बार वहाँ समस्या आती थी कि मोटर फूक गई, है ना। यहाँ भाबर में ये होता था कि वो ऑपरेटर ओवरहेड टैंक नहीं भरा साहब, शॉर्टेज हो गई पानी की। तो क्यों नहीं भर रहा है भाई? तो हम वाल ऑपरेटर से लगा के एजुकेटिव इंजीनियर तक हम मीटिंग करते थे, और ताकि वाल ऑपरेटर बेचारा, वो तो 4th क्लास है, उससे पूछते थे कि क्यों कमी हो रही है वहाँ। तो वो बोलता था मेरे को वाल नहीं मिला। क्यों कमी हो रही है कि ओवरहेड टैंक क्यों नहीं भर रहा है? तो पकड़ में आ जाती थी बात। वो शाम को मस्त हो जाता था ऑपरेटर, अपना वो कर लेता था इंजॉयमेंट घोड़े पे सवार होने का। तो वो बेचारा सो जाता था। तो ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे जो ऑटोमेटिक थे। फिर बाद में मैंने ऑटोमेटिक जो ऑपरेट करने का तरीका ढूंढा उनका, तो ऑटोमेटिक स्टार्टर लगाए, तो बिजली गई और फिर बिजली आई तो बिना आदमी का स्टार्ट हो गया, तो ओवरहेड टैंक भर गया, फिर नहीं आई प्रॉब्लम, है ना। तो उसमें भी कई बार 4-4, 5-5 घंटे कटौती हो जाती थी। तो ये भी फिर देखने में आया कि इससे शॉर्टेज हो रही पानी की। फिर जनरेटर भी दिए हर ट्यूबवेल को। तो ऐसा नहीं है, समाधान हो सकता है। आप पानी का तो अभी विधायक जी ने बहुत बड़ी स्कीम पूरे भाबर के लिए करी, ये तो वो बहुत मोटे मोटे पाइप 6 इंची 8 इंची इस टाइप के पाइपलाइनें पड़ रही हैं। अब वो पाइपलाइनें पड़ जाएंगी तो फिर ट्यूबवेल की जहाँ कमी होगी तो ट्यूबवेल निर्माण भी हो ही रहे हैं साथ साथ, तो उसका समाधान होगा। कोई बड़ी बात नहीं है वो समाधान करना। एक चीज़ और है, जैसे कि हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल यूपी शुरू हो जाता है हमारे गुरुद्वार के बाद। तो आपने देखा होगा जो यहाँ का लोकल रोजगार है, जैसे फड़ वाले हो गए, लेबर हो गई, तो ज़्यादातर लोग यूपी से धरा जाते हैं। अब एक तो उनकी आइडेंटिटी का इशू, दूसरा हमारा जो लोकल यहाँ पे व्यापारी है वो कहीं ना कहीं उसको मतलब उससे वो इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस पर भी कुछ ध्यान। हाँ, उनका सत्यापन होना चाहिए ना। अब फड़ वाले हैं, ठेली वाले हैं, सब्जी वाले हैं, तो बहुत काम है यहाँ कोटद्वार में। नगर निगम क्षेत्र के अधिकार में बहुत बड़ा काम करने का है। जैसे सब्जी मंडी सेपरेट बननी चाहिए, सब्जी मंडी सेपरेट बननी चाहिए, ऑटो स्टैंड सेपरेट होना चाहिए, टैक्सी स्टैंड सेपरेट होना चाहिए, सारा बाजार व्यवस्थित होना चाहिए। व्यापारियों का हर साल जो है उत्पीड़न करते हैं प्रशासन से। अच्छा, व्यापारी की दुकान के आगे तोड़ देते हैं साहब, अतिक्रमण है भाई। ठीक है, अतिक्रमण है, आप साल भर में दोबारा फिर तोड़ दे रहे हैं उसको, तो उसकी कार्य योजना बननी चाहिए ना। परमानेंट फुटपाथ बनाओ, आप परमानेंट उसको डिमार्केट करो कि ये हमारी सीमा है, यहाँ से आप आगे नहीं आओगे। तो जब परमानेंट कर दोगे तो तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन क्या है ना, उसका आपने पैसा तो स्वीकृत करा है नहीं। और जेसीबी में ज़्यादा क्या है, 1000-1200 रुपये घंटा लेता है, पूरे शहर में उससे तुड़वा दो। नहीं, ये आपने अच्छी बात बोली है कि पहले ही आप उसे मार्क कर दें। अगर आपको अतिक्रमण तोड़ना है ना, तो आप पहले उसकी कार्य योजना बनाइए। बिल्कुल, कार्य योजना बना के कि और सरकार से उसके लिए पैसा सैंक्शन कराइए। बिल्कुल सही। आपके पास यही है, सारा सिस्टम है। आप उसको पहले उसका एस्टीमेट बना के शासन को भेजिए और पैसा सैंक्शन हो जाए, फिर अतिक्रमण हटा दीजिए। फिर अपने हिसाब से उसकी जो आपने योजना सैंक्शन कराई उस हिसाब से फुटपाथ बना दीजिए, तो फिर व्यापारी परेशान नहीं होगा। अब हर साल उसको तोड़ देना और फिर व्यापारी को फिर बनाता है वो बेचारा, सीमेंट पोतता है फिर कि ग्राहक कैसे आएगा। बिल्कुल। तो ये वाला इशू भी है शहर के अंदर। तो कई इशू हैं, हमारा पशु वाला भी इशू है। इशू तो आपको सब मालूम है, आप यहीं के नागरिक हैं और हमेशा यहीं रहते हैं। बिल्कुल। अभी पार्क का हाँ, बहुत पार्क का बड़ा एक बड़ा इशू है ना जी। आए दिन जो है सड़कों में एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो लड़के लोग जो यंग चैप जो अंडर 25 वो इतनी तेज़ी से चला रहे हैं कि धड़ाम से ठोक के बिल्कुल वो गया बेचारा ऊपर स्वर्गलोक में, उसकी डेथ हो गई बिना मतलब। वो जा रखे हैं वॉक करने कि शाम का टाइम है, चलो हम फिजिकली फिटनेस कर लें।
तो यहाँ पार्कों का निर्माण नहीं है, जबकि उसकी अति आवश्यक है वो। बच्चों के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं स्पेस जहाँ वो शाम को कुछ भी एक्टिविटी कर सकें। उपकरण लगे, एक्सरसाइज भी करें, बच्चे भी करें, जवान भी करें, लेडीज भी करें, बुजुर्ग भी करें, सब लोगों के लिए स्थान होना चाहिए एक अच्छा पार्कों का निर्माण। उसके लिए रास्ता खोजा जा सकता है ना। तो ये भी आपकी कार्य योजना में बिल्कुल, रहेगा? क्यों नहीं है। उसके नहीं, हमारे ये बड़ा अच्छा आपने जो बात रखी है, हमारे क्योंकि पास- छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सब बिजी हैं और घरों में कैद हैं, क्योंकि कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि भाई चलिए शाम को वहाँ, अच्छा वहाँ पे बच्चे आपस में मिलेंगे तो कुछ फिजिकल भी करेंगे। हाँ। अदरवाइज सब मोबाइल में बैठे हुए हैं। बैठे हुए तो रास्ता निकाला जाएगा। सड़कों में बहुत भयभीत हैं लोग वॉक करने के लिए, बिल्कुल। जा तो रहे हैं बेचारे, लेकिन भयभीत हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। फास्ट परिवार वाले ड्राइविंग भी भयभीत। चल रही है। हाँ, बहुत फास्ट ड्राइविंग। और बच्चों वाली एज में तो कुछ देखते ही नहीं ना, वो 100 की स्पीड में उड़ा रहे हैं मोटरसाइकिल या 150 बिल्कुल सही बात, सही बात। तो मोटरसाइकिल भी ऐसी आगे कि 150, 200 की स्पीड में दौड़ती हैं, और माँ बाप दे रहे हैं बच्चों को। महिलाओं और बच्चों के लिए भी कोई योजना है आपके पास, महिलाओं के लिए विशेषकर? महिलाओं के लिए सरकार ने चलाई हुई है समूह वाली। अच्छा। बहुत सी योजनाएं चलाई हुई रोजगार की। उनका एक समूह बनता है, फिर वो पैसा मिलता है, उसमें फिर वो अपना बिजनेस करते हैं। ट्रेनिंग भी उनको सरकार देती है। ये एंजॉय के माध्यम से ये संस्थाएं जो हैं सरकार का पैसा लेके उनको ट्रेनिंग कराते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं, और नगर निगम के स्तर से अगर कुछ होगा तो उसमें भी सोचा जाएगा महिलाओं के लिए। हम यूथ के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए जो है बिल्कुल सारी चीज़ों को देखकर पूरा प्रयास करा जाएगा कि कोटद्वार के लिए एक नया दिखे। यहाँ का जो अच्छा ब्रेन होता है, आपने देखा होगा, वो चला जाता है बाहर, क्योंकि उसको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ मिल नहीं पाता है। ये एक जनरल सी समस्या है, कोटद्वार ही नहीं, ये तो अमूमन सभी जगह दिखती है। लेकिन अगर आप कल आते हैं तो जैसा आप बता रहे हैं यूथ के लिए, तो आपके इसमें प्रयास रहेंगे ही। एक चीज़ थोड़ा इन चीज़ों से हटकर, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो कौन सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं आप इस समय? किसको आप अपना, ये सीधी टक्कर किससे आपकी? मैं किसी को प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं कभी। अच्छा। मैं तो जनता को भगवान मानता हूँ, ईश्वरीय रूप है, उसका निर्णय है। कोई प्रतिद्वंदी किसी का नहीं होता। जनता चाहेगी तो आशीर्वाद दे के जो है कुर्सी दे देगी, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। प्रतिद्वंदी तो मैं नहीं मानता, मैंने कभी नहीं माना किसी को प्रतिद्वंदी अपना। आप ऐसी कोई 5 योजनाएं बताएं जिससे हमें लगे कि कोटद्वार जो है अब एक बिल्कुल नया रूपांतर हुआ है कोटद्वार का। कुछ ऐसी 5 चीज़ें जो आप, जिनमें प्राथमिकता देंगे आप जिन्हें। मैं बता तो रहा हूँ, एक तो व्यापारियों के फुटपाथ जो है परमानेंट बनेंगे, पहले दिन से इनकी कार्य योजना बनाना शुरू करेंगे। दूसरा, जो सब्जी मंडी है सेपरेट बनेगी। आपको शहरों में जो है ये ठेली रेडी वाले नहीं मिलेंगे। सेपरेट सब्जी मंडी बनेगी। उसमें ऑटो जो शहरों में दिखाई दे रहे हैं, टैक्सी जो शहरों में दिखाई दे रही हैं, इनका हमारे पास ज़मीन है, ऐसा नहीं है शहर में नहीं है, हमारे पास ज़मीन है। जैसे यहाँ पे जो ये शरणार्थी जब देश में आए थे, पंजाब से बंटवारा हुआ था, तब के उन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो उन विचारों के साथ बैठ के क्यों नहीं करते आप? हर चीज़ का समाधान बैठ के निकलता ना, बात करके निकलता है। व्यापारियों की कोई समस्या है तो उनको बैठाइए ना कि बताओ भाई ये काम होना है जी। मैंने तो देखा है ना, इसमें लालपुर घराट वाली रोड जब बनाई तो मेरे खिलाफ आंदोलन हो गया। अच्छा। हाँ, वहाँ आंदोलन कर दिया। मैंने PWD को कहा कि इन्होंने जो है अतिक्रमण कर रखा है, वो ऐसा करो तुम चिन्हित कर दो इनको। उन्होंने लाल रंग लगा दिया, उन्होंने आंदोलन कर दिया। तो मैं तो चाह ही रहा था आंदोलन हो, पता तो चले कि क्या है। तो जब आंदोलन हुआ तो फिर 10 दिन जब थक गए वो, तो फिर मेरे पे आए, कहने लगे वो हटाओ आंदोलन। तो मैंने कहा मैं हटा दूंगा, उनकी मांग तो बताओ कि है क्या मांग उनकी। उसने कहा साहब ये नहर बंद नहीं होनी चाहिए, यहाँ हमारे पशु पानी पीते हैं,
हम कपड़े धोते हैं। अब इस युग में कौन कपड़े धोता है नहर में? वो एक बेसलेस बात बोली उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि हमारा जो है दीवार भी टूटेगी, हाँ। तो मेरा बेस तो ये था कि ये विरोध ना करें, वो जो खाली जगह है नहर के बगल में वो हम एक्वायर कर लें, ये विरोध ना करें। मुझे दीवार थोड़ी ना तोड़नी थी उसकी, लेकिन उनको लगा कि ये दीवार भी तोड़ेंगे, थोड़ा बहुत अतिक्रमण था ही। तो मैंने कहा तुम्हारी मांग बताओ, तो ये मांग रखने लगे वो। मैंने कहा नहीं, ये जायज़ मांग नहीं है, सड़क तो बनेगी भाई, 100% बनेगी, आप क्या चाह रहे हो सही बताओ। तब लास्ट में बोले कि हमारी दीवार नहीं टूटनी चाहिए। मैंने कहा नहीं टूटेगी, हो गया, जाओ, ये मेरे वादे हैं। तो बन गई सड़क, नहर पट के बन गई। अच्छा, जो भी एक नेता होता है कि डायरेक्ट अपना निर्णय जो है जनता के ऊपर थोप देता है, और अगर जनता से ही और अधिकारियों से ही उसका समाधान निकलवा के तब इम्प्लीमेशन करे तो उतनी दिक्कतें नहीं आती। तो बहुत सी समस्या ऐसी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। कई समस्याएं हैं, पुलिस के साथ भी लोगों को कष्ट होता है, व्यापारियों को कष्ट होता है, सेल टैक्स वालों से व्यापारियों को कष्ट होता है, नो एंट्री एरिया वाला व्यापारियों को कष्ट होता है। तो वो सारे समाधान पूछ के जांच के उनके साथ विभाग को बैठा के, हम पहले भी करते थे ये काम, पहले भी हमने किया, बहुत मजबूती से किया। कभी व्यापारियों की समस्या रही होगी तो मेरा घर 7 किलोमीटर दूर है, हाँ। और नेगी जी का घर वहीं पास में है। तो मैं फ़ोन आता था कि साहब आपसे काम है। तो मैंने कहा अगले इलेक्शन में फिर मुझे कहेंगे 7 किलोमीटर कहाँ जाना पड़ेगा, नेगी जी को चुन दो फिर। मैंने कहा मेरे सामने ये दिक्कत आएगी। तो उनका व्यापारी का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, मुझे ये काम कराना है। मैंने कहा आप कहाँ हो? बोल साहब मैं दुकान में हूँ। मैंने कहा मैं चाय पीने आ रहा हूँ। वहीं पे सेल टैक्स वाला बुलाया, कोई प्रॉब्लम है। वहीं पे थाने वाले बुलाए, कोई प्रॉब्लम है। तो जो भी विभाग से उनको प्रॉब्लम थी वहीं पे चाय पीते थे, वहीं पे उनका समाधान करते थे। सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार। तो कई चीज़ें होती हैं, अपना फ़ायदा नुकसान देख के भी जनप्रतिनिधि ऐसा करते हैं जैसा हमने किया। नहीं, वो आपकी शायद इन्हीं जो आपके ये जो कार्य रहे हैं, तो इसी वजह से आप वापस भी हैं और आज हम प्रतिनिधि भी हैं। बार बार मुझे कोटद्वार के लोगों का ऐसा गुस्सा भी देखने को मिलता है अपने कि आप लोगों। कहाँ चढ़ गए पहाड़ पे। अच्छा, हाँ, मैं 8 साल वहाँ चढ़ा, दूसरे जब लोग खुश नहीं थे कि आप वहाँ चले गए। नहीं, खुश नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वो मैं सोशल मीडिया में डालता था तो उनको कष्ट यहाँ होता था कि ये आदमी कहाँ चढ़ गया, है ना। तो बड़े डांटते भी थे लोग, अपने तो होते के नाते बहुत बोलते थे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप क्यों गए हमारा क्षेत्र छोड़ के। तो मैं उनसे फिर बहस नहीं करता था, मैं कहता था ये भावनात्मक बोल रहे हैं। नहीं, ये तो अपनों से ही बोला जाता है इस तरीके से। भावनात्मक बोल रहे हैं, और इनसे मैं कहूँ कि यार तुम राजनीति नहीं जानते, मैंने जो निर्णय लिया था सही के लिए लिया था, लेकिन उल्टा हो गया वो। तो उनसे कोई वो नहीं करता था, मैं चुप हो जाता हूँ। अभी भी वो कई लोग कचोटते हैं कि नहीं साहब वो निर्णय आपका ख़राब था, लेकिन मैं वहाँ भी रहा 8 साल, और यहाँ के लोगों का प्रेम बिल्कुल बरकरार बना रहा। और आज वहाँ मैं रहा तो वहाँ के लोग भी मुझे चाहते हैं, मतलब उनको पश्चाताप होता है कि हमने अच्छा आदमी जो है उसको नहीं चुना। आज वो बोलते हैं कई लोग। मैंने कहा भाग्य है ये हमारा। तो जैसे आप वापस आए तो आप कैसा फील करते हैं वापस आके? अच्छा, हमारी तो आत्मा यही थी, शरीर गया था। वहाँ। ये बहुत पहले से बोल रहा हूँ मैं, जब से आया हूँ। तो जैसे काफ़ी समय भी मैंने आपका ले लिया है, और आपको अपने प्रचार में और लोगों से भी मिलना आपका होगा तय शेड्यूल के अनुसार। आपने वैसे ही मुझे बहुत समय दे दिया, तो थोड़ा सा आप बताइए कोटद्वार की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? कोटद्वार की जनता से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ बस, और आशीर्वाद बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कोटद्वार की जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि आपने मुझे एक नया ब्लॉक प्रमुख पद को संचालित करते हुए देखा, नया व्यक्ति। आपने जो है नया व्यक्ति विधायक बनाया, उसको आशीर्वाद दिया, तब देखा। आपने दायित्व मुक्त होने के बाद
जो विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसमें शायद खरा देखा होगा। और आप आज इतना बड़ा स्नेह और प्रेम है तो निश्चित रूप से आप जो है मुझे आशीर्वाद देंगे इस पद के लिए, तो मैं पूरी ताकत के साथ जो है आपको धरातल पर काम करके दिखाऊंगा, ईमानदारी से, इच्छा शक्ति के साथ, निष्ठा के साथ। और ये कोटद्वार की जनता को पूरा विश्वास होगा मेरे ऊपर। आज जिस तरीके से मुझे समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से लोग खुद ही आ रहे हैं दुकान से, अभी मैं नए साल की बधाई दे रहा था तो दुकान में बैठे हुए बुजुर्ग जो है बाहर सड़क पे आ रहे हैं बधाई स्वीकार करने के लिए। तो ये कोटद्वार के जनता का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने विचार रखे और मुझे भी आपको बहुत आज करीब से जानने का मौका मिला, क्योंकि मैं आपको जब मेरी एंट्री तभी यहाँ पर हुई थी, कोटद्वार में शादी मेरी तभी थी जब आप विधायक थे। तो और आज मैं अपने विधायक के सामने भी बैठी हूँ तो अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा आपके विचार जानकर जो कोटद्वार को लेकर आपके हैं, क्योंकि कोटद्वार आप भी देखते होंगे कहीं ना कहीं अपेक्षित है उस विकास से जो यहाँ पर होना चाहिए था। एक कोटद्वार के नागरिक होने के नाते, मैं पार्टी की बात नहीं करती हूँ, लेकिन एक नागरिक होने के नाते आपको पता है यहाँ की क्या समस्याएँ हैं। तो शायद जब आप हमारी शुभकामनाएँ, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं और हम चाहते हैं कि जो जो आपने कहा है, तो अगर आप कल मेयर बनकर आते हैं यहाँ पर तो पूरे विश्वास के साथ शायद आप अपनी कही हुई बातों को पूरा कर पाएंगे। कोटद्वार की जनता से किया हुआ जो आपका वादा है वो आप निभा पाएंगे। तो इन्हीं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। धन्यवाद। तो आप थे पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा की ओर से कोटद्वार मेयर प्रत्याशी आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी। आपने उनके विचार जाने होंगे और विचार जानने से पहले आप शैलेंद्र सिंह रावत जी को तो बहुत अच्छे से जानते हैं और कोटद्वार के ही निवासी हैं और अभी तक का समय जो है उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कोटद्वार का, जैसा उन्होंने बताया कि मैं कोटद्वार की समस्याओं को पहले से परिचित भी हूँ और उन्होंने समस्याओं पर यहाँ की बात भी की है। तो मुझे उम्मीद है कि उनको आपका आशीर्वाद मिलेगा और जो जो उन्होंने बातें कही हैं वो हम सारे कोटद्वार वालों से वो पूरा भी करेंगे। और यदि वो मेयर बनकर आते हैं तो 5 साल बाद फिर उनके साथ बैठेंगे और उनके जो आज उन्होंने बातें बोली उन पे फिर से बात करेंगे, कितनी उन्होंने जो अपनी बातें हैं वो पूरी की हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटीज़ से आगे भी हमारे शो में आती रहेंगी और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने शहर के, हम अपने राज्य के, हम अपने देश के ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जो धरातल पर कहीं ना कहीं कुछ विशेष कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमें इसी तरह देते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।